Hello and welcome to our YouTube channel History of Historians। मैं कृपाल सिंह, इनिशिएटिव हेड ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियंस, आप सभी इतिहास प्रेमियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं एवं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आज का विषय हमारा कुछ स्पेशल होने वाला है, या फिर हम कहें हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की, जिसमें हमको एक नवीन झलक देखने को मिलती है। विषय कुछ इस प्रकार से हमको देखने मिलेगा। और विषय की यदि हम बात करें तो हम पाते हैं कि सरस्वती घाटी के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों का, या फिर हम कहें तीर्थों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। दोस्तों, यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत एवं विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई, वह किसी न किसी नदियों के साथ संबंधित रही थी, या फिर हम कहते हैं कि प्रत्येक सभ्यता को जीवन देने में किसी न किसी नदियों का सहयोग अवश्य प्रदान करता है, या फिर हम कहते हैं वह उसे पालती है और साथ में उसका पोषण भी करती है। और इसी तरीके से भारत में जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक नदियों का योगदान देखने को मिलता है, उस तरीके से भारत में हमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इसके साथ ही साथ सरस्वती नदी का भी एक महत्वपूर्ण सहयोग देखने को मिलता है। लेकिन हमको देखता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसके सहयोग को किस प्रकार से कम किया गया, या फिर हम कहें उसके सहयोग को उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना सरस्वती नदी को सम्मान मिलना चाहिए था। इन्हीं सब विषयों पर आज प्रमुखता से बात करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश गोपाल त्रिपाठी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हमारा चैनल आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। परिचर्चा हम आरंभ करें इससे पूर्व हम सर का एक छोटा सा हम कहेंगे कि एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखते हैं। रत्नेश कुमार त्रिपाठी सर वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती महाविद्यालय प्रातःकाल के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही साथ सर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के रिसर्च फेलो भी हैं वर्तमान समय में। यदि हम बात करें सर के शोध कार्य की, तो सर ने अपना शोध कार्य शिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से पूरा किया। और उनके यदि हम शोध विषय की बात करें तो उनका शोध विषय भी सरस्वती घाटी के प्रमुख तीर्थों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन भी यह विषय उनका रहा है। और यदि हम बात करें सर के शोध पत्रों की, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों को मिलाकर सर के 20 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं एवं 5 से अधिक पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ सर अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय सचिव के दायित्व का भी इस समय कार्य निर्वाह कर रहे हैं। साथ ही साथ अखिल भारतीय युवा इतिहासकार के संयोजक के रूप में भी वह अपना कार्य कर रहे हैं। सर, हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियंस आपका स्वागत करता है। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरे पास एक मैगजीन आई थी जिसमें मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था सरस्वती घाटी सभ्यता के ऊपर। और आज से तकरीबन 6 साल पहले की वो बात है, और वो मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग आर्टिकल के रूप में मुझे देखने को मिलता है। मैं प्राचीन काल की सभ्यता और संस्कृति को पढ़ने में और उसको समझने में एक दिलचस्पी रखने वाला एक युवा इतिहास लेखक भी आप कह सकते हैं, या फिर एक शोधार्थी भी कह सकते हैं। तो जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मेरी तगड़ी इच्छा थी कि मैं इस आर्टिकल को और अच्छे से इस पे विस्तृत से ज्ञान का अर्जन करूं, या फिर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है मैं उनसे भी मिलूं। लेकिन तत्कालीन समय में उनसे मिलना नहीं हो पाया, मतलब आपसे मिलना नहीं हो पाया। और आज मेरा परम सौभाग्य है कि जो आर्टिकल मेरे जीवन में एक आधार था, आज मैं उस आधार को रखने वाले, या फिर कहूं उस आधार का निर्माण करने वाले उस शिल्पकार से मिल रहा। तो ये सबसे बड़ा मेरा परम सौभाग्य है। धन्यवाद कृपाल, और धन्यवाद तुम्हारा भी, क्योंकि जब स्टूडेंट अच्छा काम करता है और ऐसे बातों को सामने लाता है जो या तो बहुत चर्चा में नहीं रहती या फिर जो विद्यार्थियों से परिचित नहीं रहते, तो एक शोधार्थी का कार्य यह भी होता है कि वो सबके सामने उन बातों को लेकर के आवे जो सामान्यतः छात्रों के पास आनी चाहिए। और तुम्हारा यह प्रयास इसलिए भी उत्तम है क्योंकि जो नई खोजें हुई हैं जिनका इतिहास में स्थान अभी तक नहीं मिला है, उसको उजागर करने का तुम महती कार्य कर रहे हो, इसके लिए भी तुमको बधाई। सर, सबसे पहला प्रश्न साथ में ये उठता है कि आपने सरस्वती नदी को ही शोध का विषय आखिरकार क्यों चुना? आखिरकार ऐसी क्या चीजें थी, ऐसी क्या परिस्थितियां या समय की क्या ऐसी चक्र ऐसा आपके जीवन में चला कि आपका मन इस विषय की ओर आगे अग्रसित हुआ? कृपाल, जैसे अभी तुमने अपनी चर्चा की कि एक आर्टिकल तुमने पढ़ा वो लाइफ चेंजिंग था। जब मैं भी एमए का स्टूडेंट था
तो मुझे एक सेमिनार में भाग लेने का मौका मिला, जो क्षेत्र में हुआ था 2006 में, जो सरस्वती नदी और 1857 का जो महासंग्राम था भारत का, इस इन दोनों विषयों को लेकर के वहां पे देश और दुनिया से विद्वान और वैज्ञानिक जुटे थे। तो मैं अपने प्रोफेसर के साथ उस सेमिनार में गया था 2006 में, जब मैं एमए का स्टूडेंट था। तो वहां से हम सरस्वती की जो उद्गम स्थल, वहां यात्रा भी की हमने। वहां वैज्ञानिक भी थे, वहाँ भूगर्भ शास्त्री भी थे, वहाँ भौगोलिक विद्वान भी थे, उसमें इतिहासकार भी थे। उन सब ने अपने अपने तरह से सरस्वती को डिस्क्राइब किया। तो वहीं से मेरे मन में एक लालसा जगी कि ये हम भी एमए तक हमने पढ़ा था, हम भी ग्रेजुएशन में यही पढ़ते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ तो सरस्वती नदी नहीं है तो विलुप्त है। तो ये सारे सवाल अपने दिमाग में गूंजते रहते थे, और सिलेबस के इतर बहुत जानकारी मिलती नहीं थी। सिलेबस की बुक्स में वही घिसी पिटी 50 साल 60 साल पहले लिखी किताबें राइटर्स लिखते चले जाते थे, उसको नए कलेवर दे देते थे, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। ये आर्य हो, सरस्वती हो, हम कौन है, हमारा मूल क्या है। और जब भी हमारे मूल से बात जुड़ती है तो सरस्वती और आर्य दोनों एक साथ आता है। जी और उस सेमिनार में मेरे लिए एकदम थॉट प्रोवोकिंग था कि ये सरस्वती है। मैं जब सामने से देख रहा हूँ सरस्वती को, उसके उद्गम स्थल को, तो नकारने का कोई प्रश्न नहीं है। और एज ए इतिहासकार रिसर्चर मेरे दिमाग में उसी समय आया कि मैं काम करूंगा तो सरस्वती पे, और सरस्वती नदी पे खास करके जो मेरा विषय है, उस पर कभी पीएचडी हुई नहीं थी आज तक। कार्य बहुत हुए उस पर, शोध लोगों ने प्रयास बहुत किया, लेकिन पीएचडी किसी की नहीं हुई। तो फिर मैंने एक खुद ही सिनाप्सिस तैयार किया। उसमें प्रोफेसर शिवाजी सिंह थे, जिनकी एक पुस्तक भी है आर्य एवं सरस्वती सिंधु सभ्यता, जी वो मेरे गुरु रहे, उन्होंने तैयार कराया, सिनाप्सिस तैयार किया उन्होंने। फिर मैं इसे आगे बढ़ा और फिर मैंने इस विषय को चुना, उन प्रश्नों को ढूंढने के लिए जिन प्रश्नों में मैं था, जिन प्रश्नों में भारत था, जिन प्रश्नों में भारत के लोग। जी। तो सर, यदि हम देखें कि आप कहते हैं कि हाँ, इस तरीके से आपकी शोध की यात्रा या फिर आपने इस विषय को ऐसा शोध के या फिर रिसर्च के रूप में लिया, यदि हम देखें कि रेलेवेंस या फिर प्रासंगिकता वो भी इतिहास में इस विषय की, तो इसको आप किस टाइप से वर्णित करना चाहेंगे? कृपाल जी, किसी भी शोध की जब तक प्रासंगिकता न हो तब तक वो शोध उसी प्रकार होता है कि एक ऐसी चीज हमने खोजी जो किसी के काम नहीं है। खोज का कोई भी, जब समाज में या फिर किसी भी विविध क्षेत्र में या फिर बौद्धिक क्षेत्र में जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, अगर उसमें कोई नई चीज नहीं निकल के आए तो उस शोध का कोई महत्व नहीं होता। जी सरस्वती नदी की महत्ता तो इतनी है कि आप ये समझ लीजिए कि हम कौन हैं, इस प्रश्न का जवाब है सरस्वती नदी। बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे विषयों को लेकर के विवाद हुए। खास करके सबसे पहले जो विवाद होता है किसी भी देश या सभ्यता का, तो वो होता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो कहाँ के हैं, यही के हैं कि बाहर से आए। क्योंकि माइग्रेशन बड़ी मात्रा में देश दुनिया की एक बड़ी बात रही है, जो और वहाँ के मूल लोग हमेशा खोजे जाते रहे। तो सरस्वती नदी के उद्घाटन का मतलब ये था कि जो आप हैं वो यही, यानी कि सरस्वती नदी का उभरना या उसका आना, या चाहे उसमें जिस रूप से, यानी कि उसका प्रकट होना, एक तरह से कहिए, जो विलुप्त सरस्वती जिसका आज हम बोलते हैं, उसका प्रकट होना इतिहास की वो महती घटना है जिसने बहुत सारे बनाए हुए भले के जो इतिहास के जो वो थे, आधार थे, उसको उसने तोड़ा। और तोड़ा इस कंडीशन में है कि कुछ ऐसी मान्यताएं स्थापित कर दी गई जो इतिहास के किसी भी क्षेत्र में जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। जब मैं भारत के प्रतिनिधित्व की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ भारत के लिए कहा जाए, लेकिन जो भारत के लिए सत्य था उसको एक कपोल कल्पित एक कंपार्टमेंट बना करके उसमें उसको क्या कहते हैं, डाल दिया। जी सरस्वती नदी उन कंपार्टमेंट को तोड़ने का काम करती है। बेसिकली वो चेहरा दिखाती है कि आपकी सभ्यता प्राचीन है और भारत के लोग उतने ही प्राचीन हैं, और ये भारत में ही हुआ, ये सभ्यता, ये प्राचीनता, ये भारत के लोग कि जो भी परिणति है, जो भी इनका उद्गम है, ये भारत ही है, कहीं से नहीं है। तो इसलिए सरस्वती नदी की प्रासंगिकता बहुत है। यही कार्य लगातार शोध हुए हैं, उन शोधों जो बहुत सारी किताबों का प्रकाशन भी हुआ। और अगर मैं अपनी पीएचडी की बात करूं तो ये अभी भी सिलेबस में उन लोगों द्वारा जिन्होंने कंपार्टमेंट बना रखा था, उन लोगों ने इसलिए सरस्वती को जो है वो नहीं आने दिया उभर करके, वैज्ञानिकता आधार लेने के बाद भी, कि ये सारी मान्यताएं उनकी जो बनाई हुई हैं, जो कपोल कल्पित थी, वो ध्वस्त हो जाएंगी। इसलिए सरस्वती जो है वो प्रासंगिक जाती है इतिहास में, कि वो सत्य इतिहास का उद्घाटन करती है।
सर हम ये भी देखते हैं मान्यता की यदि हम बात करें तो अनेक मान्यताएं भी आती हैं, या फिर हम कहें कि अगर मैं सीधे रूप में कहूँ तो मार्क्सिस्ट व्यू भी ये कहता है जो शायद इन चीज में विश्वास नहीं करते, या फिर हम कहें कि वो लिटररी सोर्सेज में बिलीव नहीं करते, वो सीधा एक आर्कियोलॉजिकल या फिर हम एविडेंस की बात करते हैं। तो हम हमें कोई आपसे पूछे तो कि मान्यताएं क्या हैं जो इसके विरोध कर रही हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कृपाल देखो, सरस्वती नदी को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं इसलिए जोड़ी गई क्योंकि जब आर्य की बात की गई, जब आर्य सभ्यता उसकी, तो ये कहा गया कैसे जो है वो लगे ढूंढने की डेन्यूब घाटी बाकी जगह से, ये सारा उन्होंने थ्योरी दिया और कहा कि सरस्वती को हेलमंड नदी कहते हैं। कहा कि अफगानिस्तान की एक हेलमंड नदी है जिसको जिंद अवस्था में हर ख्वैती कहा गया। तो उन्होंने यहूदियों कहा को। कि वो हाँ, हर ख्वैती, हेलमंड को हर ख्वैती कहा गया, तो उसको कहा कि नहीं वो वही अपभ्रंश है सरस्वती का, तो वो सरस्वती नदी है और इस नाते जो है अब उनको सब चीज बाहर करना था, यानी सरस्वती नदी को भी बाहर करना था। ठीक है, तो विरोधी मान्यताएं नहीं चाहती थी कि भारत का जो स्पष्ट जो इतिहास उभर करके सबके सामने आवे, हम उसी में उलझते रहे कि हम यहाँ के हैं कि नहीं है, कि बाहर के हैं, कहाँ के। ठीक है, तो इस नाते वो विरोधी मान्यता लगातार चलती रही सरस्वती को लेकर के। लेकिन सरस्वती भारत में ही है, इसका सभी प्रकार से जो है वो प्रमाणिकता इसकी हमको दिखाई देती है। कम से कम मैंने जो शोध किया है, चूंकि मैं खुद भी आर्कोलॉजिस्ट हूँ और अभी भी मेरी एक साइट चल रही है उस आकाश में, जो समस्तीपुर में है, जो न्यूलिथिक साइट है। तो मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं उतना ही बोल पाता हूँ जितना मुझे मिलता है और जितना वैज्ञानिक आधार होता है। इसके साथ साथ मैं साहित्य को इसलिए प्रमुखता का आधार देता हूँ क्योंकि साहित्य उन आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि आर्कियोलॉजी क्या है, जो भी हमको मिलता होता है वो एविडेंस, नो डाउट कि एविडेंस प्राइमरी एविडेंस है, इसको हम FIR बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। लेकिन वो उसको उसको शब्द कहाँ से मिलता है? उसी साहित्य से मिलता है। तो उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को साहित्य में, अच्छा साहित्य भी क्या है कि वो अचूक नहीं कर सकते, उसमें भी हमको वो प्योरिटी निकालनी पड़ती है। तो साहित्य की प्योरिटी और आर्कियोलॉजी जब इससे हम मिलते हैं तो हम उतना बोल पाते हैं कि ये इतिहास है। तो सरस्वती नदी दोनों जगह खड़ी उतरती है, चाहे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की हम बात करें, क्योंकि हमें जब मैं अपने PhD कर रहा था उस टाइम हमें जानकारी मिली, अभी पद्मश्री रहे पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर, सभी छात्र उनको जानते हैं, भीमबेटका का नाम सुना होगा लोगों ने, तो मध्य प्रदेश में है, इसकी खोज की थी और बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे भारत के। सबसे पहले उन्होंने 1975 में सरस्वती नदी की यात्रा प्रारंभ की थी। आदि बद्री से लेकर के प्रभास पाटन गुजरात तक लगभग उन्होंने 1600 किलोमीटर की यात्रा की थी सरस्वती की, और रात रात भर रुके और लगभग 40 दिन की यात्रा थी वो, विद्वानों के साथ, अन्य विद्वानों के साथ, और सारा डाटा का कलेक्शन किया उन्होंने, सारा पता किया। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस हम हड़प्पा के उसकी बात करते हैं, उसमें जो जलवायु वो से उभर करके ठीक है, सरस्वती नदी के प्रवाह तंत्र पाठ, यानी कि सब कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी आए। और बाद में फिर इसरो ने, नासा ने, सबने बकायदे लैंड इमेजरी लीव्स की, वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुदाई की बकायदे, है ना। जैसलमेर में खुदाई की लगभग 24 नलकूपों की खुदाई हुई जिसमें से पानी निकला, और वो पानी ताजा था और वो समुद्र का नहीं, नदी का पानी। यानी कि बकायदे वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर जो है उसका, अच्छा अगर हम बात कुछ विद्वानों की बात करें जिन्होंने इस पे काम किया, तो विष्णुधर वाकड़कर, उसके बाद आप देखते हैं प्रोफेसर BB लाल, जिनको भी पद्मश्री मिला है, सरस्वती पे उन्होंने काम किया। प्रोफेसर KS वाल्दिया, जो बड़े भूगोलवेत्ता है भारत के, उन्होंने लिखा है सरस्वती नदी। डॉक्टर S कल्याणमन, जो मनीला में बैंक के मैनेजर थे, वो छोड़ करके आगे पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने 7 वॉल्यूम में सरस्वती के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं और अभी भी लिख रहे हैं, और अभी वो लगे, इस उम्र में भी लगे हुए हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए। प्रोफेसर शिवाजी सिंह, प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल, है ना, ये ऐसे, ये प्रोफेसर BB लाल, मैंने कहा है आपके भी KN दीक्षित, जो ज्वाइंट डायरेक्टर है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, है ना। ऐसे विद्वानों की एक बड़ी सूची है। इसके साथ साथ जो उस टाइम के एक ONGC की जो तेल के लिए खुदाई कर रहा था, जिसमें मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि कितना काम इस पे हुआ है, और केवल हम साहित्य से नहीं बोल रहे हैं, उन काम के साथ बोल रहे हैं।
तो जब वो तेल की खुदाई के लिए जब उन्होंने होल किया वहां पे, तो इतने फोर्स से पानी आया कि उसको बंद करना उनको मुश्किल हुआ, कई दिन लगा उसको बंद करने। उस टाइम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे M.R. राव, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। ठीक है, उन्होंने फिर जो है उसका सारा जांच कराया, और ONGC की रिपोर्ट में भी आया कि ये ताजा पानी है जो किसी नदी का होगा, जो बाद में आइडेंटिफाई होगा सरस्वती नदी का ये पानी। तो ऐसे हवा में बात नहीं होगी। अभी इसकी भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे सरस्वती नदी की, तो आप ये देखिए, अब जब प्रवाह तंत्र की अगर हम उसकी बात करेंगे तो और आगे बात करेंगे इसको लेकर के, लेकिन सरस्वती नदी पूरी तरह से एग्जिस्ट करती है, चाहे साइंटिफिक ले लीजिए, चाहे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ले लीजिए, चाहे आप अभी स्थानीय आधार पे बची हुई तीर्थों को ले लीजिए, उसके नाम के प्रयोग को ले लीजिए, या साहित्य में उसके वर्णन को ले लीजिए, सरस्वती हर जगह एग्जिस्ट करती है। उसके बाद सर अपने आप एक प्रश्न ये भी उठता है कि आपने शोध के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा और क्यों? क्योंकि बहुत बार ये होता है कि शोध को आरंभ करने में और उसको पूर्ण करने में हमको कई सारी बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे डाटा कलेक्शन या फिर ग्राउंड लेवल पे वर्क करना। तो आपका किन किन बातों पे आपका ख्याल रहा था उस समय जब आपने शोध किया सरस्वती नदी घाटी पे? हाँ, जब जब हम ऐसे विषय पे शोध करते हैं जिसमें आर्कियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें ग्राउंड रियलिटी पे जाना पड़ता है, हमें जगह जगह देखना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, पीछे के जितने भी डाटा कलेक्ट हुए हैं, जितने काम हुए हैं उनको देखना होता है, उसकी फाइंडिंग्स देखनी होती है, प्लस उस प्लेस पे जा करके उसको देखना होता है कि ये कितनी रियलिटी है। इतिहास का शोध करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें प्रमाणों के बिना कुछ भी न कहना चाहिए न लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शोध प्रविधि हम लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और पढ़े भी हैं। तो शोध के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है, ये होता है कि उस प्राइमरी सोर्स तक पहुंचना जहां से बातें निकल करके आप तक पहुंची हैं। ठीक है, एक तो हाइपोथेसिस कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों करना। ठीक है, दूसरा उस पर हमसे पहले कितने लोगों ने काम किया उसकी पूरी स्टडी करना। और सरस्वती नदी का बहुत लंबा था, मैं इसको लेकर के एक विषय बता दूं कि मैंने तो पूरा लिया हुआ था 1600 किलोमीटर, और मैंने काम भी किया। लेकिन जब गाइड मेरे बैठे वो RDC में, तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि इतना लंबा आप काम नहीं कर सकते, 2 साल 3 साल के अंदर बहुत जीवन लग जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर मैंने उसको थोड़ा कम किया, लेकिन मैं पूरी यात्रा मैंने सरस्वती की की, उन जगहों पे गया, मैंने देखा, उसको समझा, डाटा कलेक्शन किया। तो ये पूरा जो भी हम टूल्स यूज करते हैं अपने शोध के लिए, वो सारे टूल्स मैंने यूज किए, ताकि अगर वो शोध सामने आवे तो प्रश्न उठाने वालों के सामने एक प्रमाण रहे कि हमने इस आधार पे इसको कहा। इस बात को कहते हुए कि कोई भी शोध अंतिम नहीं होता है, उसमें पर्याप्त संभावनाएं नवीन बनी रहती है। बिल्कुल सर, सर ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी शोध अंतिम नहीं होता और उसमें नवीनता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और इतिहास तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है इस मामले में कि हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज आती रहती है। तो सर इसमें एक प्रश्न अपने आप ये भी उठता है, जब आपने शोध पूर्ण किया तो उसके निष्कर्ष निकाले, तो इन दराज अगर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँ कि आपके निष्कर्ष में क्या निकला, उस बात को आप केंद्र में क्या रखेंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस या फिर क्या क्या चीजें आपके निष्कर्ष में निकलती गई? कृपाल जी, जब मैं शोध में जो मेरा विषय है वो है प्रमुख तीर्थों का सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। ये जो प्रमुख तीर्थ की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने सोचा कि सरस्वती मुझे काम करना, मैं कहा काम क्या करूंगा, मैं क्या लूँ उस विषय को, अभी आज की जो ग्राउंड रियलिटी है वो उसको कनेक्ट कर सके। तो जब मैं थोड़ा बैठा विद्वानों के साथ, तो ये निकल गया कि जो अभी तीर्थ अगर उसके कुछ बचे हैं क्या, तो उन तीर्थों के आधार, जब मैंने जब साहित्य लगा पढ़ने सरस्वती को लेकर के, जब मैं सिनाप्सिस मुझे बनाना था, तो मुझे एक कहानी बहुत शानदार मिली। कहानी क्या है, जब महाभारत में पढ़ रहा था, उसमें एक घटना आती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बताना आपको क्योंकि आधार था मेरे PhD का। उसमें एक घटना आती है, जब महाभारत युद्ध हो रहा है, तो उसमें एक ऐसा योद्धा है जो युद्ध नहीं लड़ रहा है, और उसका नाम होता है बलराम। तो बलराम कर क्या रहे हैं, बलराम क्या कर रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से, प्रभास पाटन, यानी कि गुजरात के जहां समुद्र मिलता है वहां से लेकर के वो यात्रा कर रहे हैं, कहाँ, आदिबद्री तक, यानी कि जहां युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र में, वहां तक। तो मैंने पूरी उनकी यात्रा पढ़ी, उसमें लिख रहे हैं कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ सरस्वती नदी, वो दान कर रहे हैं, वहां पूजा पाठ कर रहे हैं।
कि यहाँ सरस्वती तालाब के रूप में, यहाँ सरस्वती की ये मान्यता है, यहाँ पे ये तीर्थ है, ये तीर्थ है। तो वो जो तीर्थ की जब बार बार बात हुई तो मुझे ये दिमाग में आया कि वो तीर्थ आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान होंगे। मैंने 72 से अधिक तीर्थों को ढूंढा था साहित्य में, तो हमने कहा इस 72 में से अगर 5 भी मुझे मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा उस सरस्वती को ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए। और 5 ही नहीं, बहुत सारे तीर्थ आज भी विद्यमान है उसी रूप में, उसकी मान्यताएं विद्यमान। उससे मजेदार बात मुझे मालूम चला इसमें कि पितरों के तर्पण के लिए आप गया जाते हैं, तो ऐसा नहीं है क्या कि माताओं का तर्पण नहीं होता भारत में? तो ये बात निकल के आई कि माओ के तर्पण के लिए लोग सरस्वती नदी के तट पे जाते थे। तो गया में पितरों के तर्पण के लिए और सरस्वती नदी पे माताओं के तर्पण के लिए लोग जाते थे। शायद इसीलिए अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती ऋग्वेद में कहा गया सरस्वती नदी को। आप चाहे यहाँ कुरुक्षेत्र में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, है ना, ऐसे आप तमाम जगह मिल जाएंगे। मैंने तो बाकायदे वो जो पिंड लोगों ने पाए थे उसके फोटो भी खींचे। बहुत लोग मना करते हैं कि धार्मिक बंदरे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं शोधार्थी था इसलिए सारा मैंने खींचा, सब रखा पूरा एकदम से। तो ये एक नवीन बात निकल करके आई कि जो सरस्वती नदी के तीर्थ है वो माताओं के तर्पण के। ऐसे बहुत सारी कहानियां निकल करके उसमें से आई और बहुत सारी फाइंडिंग्स आई। ये समझ में आया इस पूरे निष्कर्ष में, अच्छा उस सबसे बड़ी बात इसमें मानव कल्याण क्या है। आज अगर सरस्वती को उद्घाटित कर दिया जाए, उसके पानी का प्रयोग किया जाए तो रेगिस्तान की 40% पानी समस्या अकेले सरस्वती नदी दूर कर सकती है। वो क्यों? क्योंकि उसकी एक नाड़ी पाकिस्तान, आज वर्तमान के पाकिस्तान के बहावलपुर में जाती है और उस बहावलपुर में पाकिस्तान उस सरस्वती के पानी का भरपूर प्रयोग करता है। लेकिन भारत में इसलिए नहीं किया गया कि जैसे ही सरस्वती बोलेंगे वैसे ही सारी मान्यताएं पुरानी ध्वस्त हो जाएंगी। तो इसके निष्कर्ष तो इतने निकले हैं कि उसको अगर प्रयोग किया जाए तो आपकी केवल सत्ता ही नहीं, संस्कृति नहीं, एक आपका पर्यटन ही नहीं, तो पानी की बड़ी समस्या भी आप इससे दूर कर सकते हैं इस सरस्वती को पुनर्जीवित करके। तो ये बहुत बहुत सारी मुख्य फाइंडिंग्स जो है हमको दिखाई दी अपने इस पीएचडी के दौरान, शोध के दौरान। निश्चित ही सर, हमें लगता भी है जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर सरस्वती नदी को हम राजस्थान में उद्घटित कर देते हैं तो निश्चित ही 40% से अधिक राजस्थान में उत्पन्न पानी की समस्या का कोई ना कोई निवारण अवश्य होगा। और हम सरकार से निवेदन भी करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि वे इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और आप भी कार्य कर रहे हैं और आप भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार तक ऐसा भी कोई प्रस्ताव रखें कि वे इसके लिए कार्य करें। तो सर साथ में क्वेश्चन ये भी उठ जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास में जब हम देखते हैं कि विदेशी आक्रांता हो गए, जिसमें हम अंग्रेजों को भी रखते हैं, साथ ही साथ मुगल आक्रांताओं को भी हम साथ साथ में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास को विकृत करने की बहुत बड़ी कोशिश की गई, जिसमें कई महापुरुषों और बहुत सी घटनाओं को एवं को उतना सम्मान या फिर हम कहें कि वह रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, जिसमें सरस्वती नदी भी अपने आप में एक शामिल है। इस पे आप क्या कहेंगे? एक सामान्य समस्या रहती है कि एक बड़ा व्यक्ति जब कोई रचना करता है तो उसके सामने कोई उसी विषय पे नई रचना आती है तो उस पर डिबेट होता है ना। लेकिन जब विद्वानों के बीच ये बात होती है तो वो शोध सामने आते हैं, क्योंकि अपने वहाँ वाद विवाद की परंपरा रही है जिसमें विद्वान परस्पर बैठते हैं और अपने अपने शोध को सामने डिस्कस करते हैं। उससे जो अमृत निकलता है वो समाज के लिए जाता है। आजादी के बाद, जिसे हम 1947 की बात की जो अपनी स्वतंत्रता का जो समय है, उसमें बहुत प्रयास किए इतिहास को सही लिखने के लिए। बहुत सारी कहानियां सामने आती हैं अगर हम देखें तो आरसी मजूमदार जी की बाकी। लेकिन एक इतिहास एक ऐसे पैटर्न पे लिखने के लिए उस समय कवायद शुरू हो गई कि जो शासन चाह रहा है वो इतिहास उसे लिख के देना। तो उस समय वर्तमान के बहुत सारे भारतीय इतिहासकारों ने इसे नकार दिया। तो हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं कि ऐसे इतिहासकारों को दे दिया गया लिखने के लिए जिन्हें इतिहास की समझ नहीं थी, सरकार की समझ थी। तो उन्होंने ऐसे इतिहास को गढ़ा। और लेकिन तब के इतिहास और आज के इतिहास में इतना हो गया है, इतनी नई नई प्रमाणिक बातें सामने आ गई हैं कि इतिहास पूरी तरह से नए कलेवर में आ गया है प्रमाणों के आधार पर। चूंकि वो इतिहास रच दिया गया और उसके बाद एक श्रृंखला उनके अनुयायियों की हो गई, तो वो नहीं चाहे और वो कहीं ना कहीं संस्थाओं में, सरकार तंत्र पे ऐसे जगह बैठे रहे कि
उनके अनुयायी जो है उसका एक तरह से कहें तो उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहे और नए सोच जो है वो नहीं आ पाए सामने। क्यों? एक जो पैटर्न सेट था वो टूट जाता, उसे तोड़ना नहीं चाहते थे जब किया जाता। सरस्वती के साथ भी ऐसा हुआ। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि अपने वहां आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया गया था। मैं था इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अब इतने प्रमाण आ गए हैं कि अब अगर आप आर्य आक्रमण सिद्धांत की बात करेंगे तो कम से कम विद्वत जगत आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहा गया लगती है कि एक डेटिंग को लेके मार हो रही है हड़प्पा सभ्यता की, कि कोई कहता है 3000 से 2200 है, कोई कहता है 2500 से 2200 है, कोई कहता है 2200 से 1800 है, कोई कहता है 1700 है, फिर कहता है एक डार्क एज है 200 वर्ष का, उसका सडनली फिर 1500 बीसीई में एक वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर वो आर्य बाहर से आए तो हड़प्पा सभ्यता वासियों को समाप्त किया था तो वो खुद कहाँ 200 वर्ष चले गए और फिर कोई यार जो है वैदिक। तो एक आरोपण जो औपनिवेशिक इतिहास का जो आरोपण था भारत में कि हम सब बाहर से आए हैं इसलिए आप भी बाहर से आए हैं, उसी थ्योरी में आर्य आक्रमण के सिद्धांत को रच दिया और एक शब्द उठा लिया गया ऋग्वेद से आर्य। कृपाल जी आपको जानकारी होना चाहिए लगभग 36 जगहों पर आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, जो विश्व की सबसे पुरानी प्रमाणिक पुस्तक है मानी जाती है ऋग्वेद। और उस 36 जगह में एक सिंगल जगह भी वो किसी जाति पंथ या वर्ड के रूप में प्रयोग नहीं है। उसका प्रयोग केवल श्रेष्ठता यानी जो श्रेष्ठ है वो आर्य, और वो आर्य नदी के लिए भी कहा गया है, वो आर्य पर्वत के लिए भी कहा गया है, वो आर्य वृक्ष के लिए भी कहा गया है, वो आर्य पुरुष के लिए भी कहा गया है या व्यक्ति के लिए भी कहा गया है, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो आर्य है। तो जब शब्द ही नहीं है जातिगत तो फिर आक्रमण कैसे होगा? और आर्य लोग कौन थे, कहां पे थे? तो आर्य लोग वो थे जो सरस्वती नदी के घाटी के तीर्थों पे रहते थे और वहां पर उन्होंने वेदों की रचना की थी। तो अब अगर सरस्वती नदी आ जाएगी लामलाइट में या उसे मेन उसमें स्ट्रीम में आप ला देंगे तो आप फिर आर्यों को भारत का करना पड़ेगा। और हमने तो इतिहास ऐसा बनाया है कि आर्य बाहर से आए हैं। कोई कहता है डेन्यूब घाटी से आए हैं, कोई कहता है रसिया से आए हैं, कोई कहता है मध्य एशिया से आए हैं, कोई कहता है ईरान से आए हैं, कोई हंगरी से बताते हैं, कोई हंगरी से बताता है ना। आज जोड़ते क्या है तो नाक जोड़ देते हैं, कलर जोड़ देते हैं, बाल जोड़ देते हैं, वो घोड़े पे चढ़ते थे ये जोड़ देते हैं ऐसा। बिल्कुल। तो सरस्वती नदी आर्यों का मूल उद्गम है, ये वर्णन आया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है उसका जो उद्गम हुआ है वो हुआ सरस्वती नदी पे, और वो भारत में ही है, ये प्रमाणित है। उसके सभी मैं आपसे क्या कहूँ कि सरस्वती नदी आज भी आप जाएंगे तो उसका उद्गम स्थल देख सकते हैं। आज भी वहां से पानी रिस रहा, जो शिवालिक रेंज है ना, जो आदिबद्री जो जगह हरियाणा से आप जाएंगे, यमुनानगर जिला है उसके आगे जाएंगे आदिबद्री जो शिवालिक रेंज है पूरा, जी जी जी, आज भी वहां से पानी रिस रहा है, वही उसका मुख्य द्वार था। और टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण वो मुख्य द्वार क्या हो गया, बंद हो गया। जो उसकी सहायक नदी थी सतलज और यमुना वो क्या हो गई, अलग अलग बहने लगी उसी के सरस्वती के पानी को लेकर के। और सरस्वती का मुख्य द्वार क्या हो गया, बंद। उसका ग्लेशियर है हिमनद, उसका प्रवाह तंत्र है, उसके प्रवाह पे तीर्थ आज भी विद्यमान है, यानी कि पूरी तरह से प्रमाणिक सरस्वती दिखाई देती है। तो चूंकि ये जो सिद्धांत पहले से बना दिए गए आर्य आक्रमण के या सब विदेशी सिद्धांत, जो औपनिवेशिक जो इतिहास जो बना भारत का, उसके लिए सुटेबल नहीं बैठता था, इस नाते सरस्वती जो हो मेन स्ट्रीम में नहीं लाई गई। लेकिन अब समय बदल गया है, अब इतिहासकार और इतिहास इतना, एक हम लोग एक लाइन प्रयोग करते हैं, इतिहास बहुत क्रूर होता है। आप उसे छिपा सकते हैं, आप उसे दबा नहीं सकते। इतिहास तो निकल के बाहर आता ही है। तो इतिहास आज निकल के बाहर आया है और आप जैसे लोग और कार्य कर रहे हैं तो और ऐसे ही बाहर आता रहेगा। तो सरस्वती इसलिए नहीं आ पाई, लेकिन अब आ रही है। हमारा एक प्रश्न आया है, एक व्यक्ति ने हमको प्रश्न भेजा है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इतिहास की चर्चा के केंद्र में आर्य एक ऐसा विषय है जिसे एक खास औपनिवेशिक विचारधारा वाले इतिहासकारों द्वारा भारतीय सभ्यता को निशाने पर लिया जाता रहा है, और सरस्वती को इसी कारण इन इतिहासकारों द्वारा मान्यता नहीं दी गई।
क्योंकि सरस्वती नदी ही आर्यों का मूल उद्गम स्थल थी। इस पे क्या? ये जो मैंने सारी बात की, ये उसी प्रश्न के, ये जो आपने दिया है प्रश्न, इसके आलोक में ही मुझे लगता है कि सारी आ जाएगी। जो फिर वही बात आएगी, आर्य आक्रमण सिद्धांत इतना बड़ा आरोपण था भारत के ऊपर कि आप यहाँ के हैं ही नहीं। एक लाइन आती है कि लोग आते गए कारवां बसता गया। जी भारत ऐसा नहीं है। बिल्कुल। भारत के, अच्छा अब तो डीएनए का जमाना आ गया, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जी अब तो वो तो उसमें साहित्य में लिखा हुआ है। अब डीएनए का जमाना आ गया, उस डीएनए के आधार पे भी हम जो है वो भारत के ही हैं। जी ठीक है, तो ये मान्यता हमने क्या क्या विरोध में मान्यताएं कब जाती हैं, जब पहले से स्थापित मान्यताओं के वर्ग जो नए मान्यताएं जो आती हैं और प्रमाण सहित आती हैं, तो पुरानी मान्यता नई मान्यता में क्लैशेज होता है। बिल्कुल। ठीक है, और अगर जब दोनों स्वच्छ मन से बैठे हैं विद्वान कि हमें जो सही है उसको सामने लाना है, तब तो एक हमने कहा ना अमृत निकल जाता है, जो वाद विवाद की परंपरा है। लेकिन जहां पे एक बात ये आती है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, भले ही आप प्रमाण के साथ कर रहे हैं, तो वहां समस्या, ये समस्या आजादी के बाद भारत में इतिहास के क्षेत्र में बनी रही। कुछ आप ही या उसमें बदलाव होता कि जो ये नहीं चाहते थे, इनके एजेंडा उस पर सेट नहीं होते। इसलिए सरस्वती जो है वो उद्घाटित होने के बाद भी लोगों के सामने इस तरह से नहीं प्रस्तुत की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। और एक बहुत बड़ी खोज है भारत के लिए सरस्वती नदी, जो उन सभी प्रश्नों का जवाब देती है जो इन भ्रांतियों द्वारा फैलाए गए थे। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। तो सर इसमें एक सामान्यतः प्रश्न ये भी उठता है कि हम प्रयागराज में देखते हैं गंगा यमुना सरस्वती का एक संगम देखने को मिलता है, और एक इतिहास लेखक, एक पुरातत्वविद के रूप में आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, पुरातत्वविद के रूप में अगर हम देखें तो हमारे हाथ पांव बन जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, लेकिन जब मैं सरस्वती का अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं थी। सरस्वती 7 बहनों के साथ बहती थी, और सातों बहनों के 3-3 अलग अलग चैनल थे। अच्छा। लगभग 21 नदियां सरस्वती के साथ मिलकर के बहती थी। सरस्वती उस सबकी मुख्य थी, मुख्य जिसको हम बोलते हैं धारा थी, और ये सब क्या थी, उसकी नाड़ियां थी। उसमें से जो 2 बहनें थी सरस्वती की, वो थी सतलज, जिसको सतुद्री, यमुना। ठीक है, जो यमुना का पानी है वो, उसमें सरस्वती का पानी समाहित है। ठीक है, और आज हम जो सरस्वती बोलते हैं अंतः सलीला। अंदाज। अंतः सलीला मतलब कि वो जमीन के ऊपर नहीं बह रही, जमीन के नीचे उसका अच्छा, मजेदार बात है कि जमीन के नीचे प्रवाह उसका अभी भी है, और पानी उतना ही शुद्ध है जितना नदी का होता है। अच्छा। ठीक है, इसके वैज्ञानिक प्रमाण, इसका जांच किया गया तो पानी उतना ही शुद्ध निकला, प्योर निकला एकदम से। सड़ा हुआ पानी नहीं निकला, समुद्र का पानी नहीं निकला। तो इस आधार पे अब जो हम उसको संगम को मान सकते हैं, क्योंकि सरस्वती में ही यमुना का जल है, और वो जाकर के वहां पे गंगा में मिलता है, प्रयाग के संगम में। तो है, क्योंकि सरस्वती का पानी दोनों ने क्या किया, बांट लिया, सतलुज ने, सतुद्री जिसको बोलते हैं, और यमुना। बिल्कुल सर। तो इसमें सर एक प्रश्न साथ साथ में ये भी उठता है कि हम सरस्वती का प्रवाह तंत्र, या फिर हम कहें कि मार्ग, क्या हमको देखने को मिलता है? तत्कालीन समय में हम क्या उसका मार्ग देखते हैं, वर्तमान समय में क्या मार्ग है? उसके साथ ही साथ हमको साहित्य में भी इसका हमको किस टाइप से वर्णन मिलता है, या फिर हम कहें कि इसको हम किस टाइप से देखते हैं सरस्वती नदी को? देखिए, किसी नदी का एक प्रवाह होता है, कोई उद्गम स्थान होता है, और कहाँ वो समुद्र में जाके मिलती है या कहीं जाके विलोप हो जाती है। सरस्वती के कई प्रवाह तंत्र हमको दिखाई देते हैं समय समय के हिसाब से, है ना। भौगोलिक परिवर्तनों के नाते सरस्वती के भी प्रवाह बदले हैं कई जगह। लेकिन अगर मुख्य आप देखें तो शिवालिक का जो आदि बद्री है, वहां उसका मुख्य द्वार था। बंदर पुंछ जो है वो ग्लेशियर था उसका, है जी। ना। और शिवालिक उसका मुख्य द्वार था, वहां से बहती हुई वो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, एक नाड़ी उसकी जाके कच्छ के रन में जो है वो समाप्त हो जाती थी। और फिर गुजरात होते हुए जो प्रभास पाटन सरस्वती अरोड़ा संगम है, और उसके बाद फिर प्रभास पाटन जाकर के समुद्र में वो विलीन हो जाती थी। उसकी एक नाड़ी जो वर्तमान का जो है अनूपगढ़, तनोट, घोटारू होते हुए बहावलपुर पाकिस्तान में चला जाता है, जिसका मैंने बताया आपको कि पानी पाकिस्तान प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे कई जो रास्ते उसके, और वर्तमान में उसको सरस्वती ये हक्कर गागरा नदी बोलते हैं उसको।
है ना, कहीं कहीं सुरसती बोलते हैं उसको, छोटी छोटी नाड़ी बनी हुई उसकी। जी। तो एक अगर हम मोटे तौर पे इसका प्रवाह तंत्र देखें तो वो हरियाणा के आठ गद्दी से लेकर के होता हुआ पंजाब, राजस्थान और गुजरात होता हुआ जो जाता है। आपका कालीबंगा है, पीलीबंगा है, जो सारे जो ऐतिहासिक स्थल है, राखी गढ़ी है ना। इधर आपका पूरा आप देखें तो ये हरियाणा के जो पूरा स्थल है, ऐसे लगभग 1100 से अधिक स्थल जो है वो सरस्वती नदी के, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो पूरे आप स्थल देखते हैं उसमें से 80% जो है, जिसको 80% हम बोलते हैं, वो सरस्वती नदी के तीर्थों पे है, सरस्वती नदी के बैंक के आसपास हैं वो सारे के सारे। तो इसीलिए हम लोग एक और नाम भी देते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता का भी हम नाम देते हैं, क्योंकि सरस्वती के इस नाड़ी पर, इस प्रवाह मार्ग पर बड़ी मात्रा में जो है आर्कियोलॉजिकल जो है उनको, आपका जो ये है जहाँ आप कहते हैं कि चावल की खेती के सबसे पहले प्रमाण मिले गुजरात में, वो सब उसी के पास है। ठीक है, तो ये उनका प्रवाह तंत्र बहुत विस्तृत प्रवाह तंत्र था और 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करती थी सरस्वती आदि बद्री से लेकर के और प्रभास पाटन तक। नदी का स्वरूप कैसा था, ऋग्वेद में वर्णन आया है कि नदी ऐसे बह रही है जैसे पर्वतों को कमल के नाल की तरह तोड़ते हुए। कमल का नाल तो समझे, जो कमल का फूल होता है, जो उसकी जो नीचे की जो नाल होती है वो कितनी मुलायम होती है, आप हल्का सा टूट जाती है। यानी कि इतने वेगवती नदी के वर्णन किया गया। और सामान्यतः पाट इसका 10 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक चौड़ाई होती थी इसकी। अगर आपको वर्तमान में सरस्वती नदी को समझना है तो आपको जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी देखनी होगी जो गुवाहाटी में बहती है। और उसको, और मैंने ये काम किया भी था। हम जब मैं केएस वालिया से बात कर रहा था तो एकदम बुजुर्ग थे, वो कान में कम सुनते थे। मैंने बोला सर, एक सेमिनार हुआ था ये दिल्ली में 2008 में। तो मैंने पूछा सर कि सरस्वती को अगर इमेजिन करना हो तो वर्तमान में भारत में कौन सी नदी है जिससे हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जाओ ब्रह्मपुत्र देखो। मैं ब्रह्मपुत्र गया, जब हाँ गुवाहाटी में देखा ब्रह्मपुत्र को, और मैं तब गया था जब बरसात का सीजन था, जब ज्यादा विभत्स होती है नदी, तब गया था। तब मुझे इमेजिन हुआ सरस्वती कितनी जो है वो चौड़ी रहेगी। इतनी विशाल नदी का वर्णन जो है हमको इसमें दिखाई देता है, प्रवाह तंत्र दिखाई देता है, जिससे हम सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं। निश्चित ही सर, यदि आप और वारियर सर ने अगर ऐसा कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का अगर आप उसको कंपेयर करें तो निश्चित ही मैं मान सकता हूँ कि हाँ, वो एक समय पर उसने विकराल रूप, या फिर कह सकते हैं कि हाँ, वेगवती नदी जो आपने वो शब्द यूज किया है, वो निश्चित ही उस पर एक सही शब्द बैठता होगा। तो इसमें भी सर ये भी उठता है कि जैसे हमने साहित्यिक भी हमने देखा और वैज्ञानिक पे भी आपने कुछ चर्चा की, यदि हम इसको और अच्छे से चर्चा करना चाहें कि सरस्वती नदी का एक वैज्ञानिक आधार क्या है, तो इस पे आप गहनतम से क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, वैज्ञानिक आधार के लिए हम जब इतिहास में बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी, जिसको हम पुरातत्व तो बोलते हैं, वो पूरी तरह से साइंटिफिक मानी जाती है। ठीक जी। है, जो भी डाटा कलेक्ट किया गया, जो भी पानी कलेक्ट किया गया, बकायदे उसकी जांच कराई गई। ठीक है, और अगर हम बात करें विष्णु सिंह वाकाड़कर की उस यात्रा की, भारत के बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की यात्रा की, तो उन्होंने भी कहा था कि इसके प्रमाण बहुत ही प्राचीन है। और बाद में एसपी गुप्ता, जिन्होंने एक हिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की, दिल्ली में ही है वो, कतवरिया सराय में, उनके दल ने भी शोध किया। तो वो सरस्वती को ले जाते हैं कि ये करीब 10 से 12,000 पहले तो ये इसके सूखने का प्रमाण बताते हैं। जिस महाभारत में साहित्य में वर्णन आता है कि जब यात्रा कर रहे हैं बलराम सरस्वती की, तो उसमें सरस्वती सूखी हुई है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अगर सरस्वती सूखी हुई है, ऋग्वेद में क्या वर्णन मिल रहा है कि पर्वतों को कमल के नाल की तरह तोड़ती हुई बह रही है, यानी कि एक जवान नदी का वर्णन हमको ऋग्वेद में मिल रहा है, और महाभारत में एक सूखी हुई नदी का मिल रहा है। जब हम डेटिंग पे गए इसको ढूंढने के लिए तो हमें समझ, अच्छा, महाभारत की डेटिंग अब बहुत हद तक आ गई है। एक सरोज बाला है जो आई सर्वे चैप्टर उनका चलता है, जो प्लेनेटरियम सॉफ्टवेयर उन्होंने डेटिंग निकाली है उसकी, वही आई है जिससे हम लोग मान के चलते हैं। अभी इसको हम लोग कलयुग का प्रारंभ बोलते हैं, अगर 5122 वर्ष माने, और उसमें 35 वर्ष महाभारत का जरूरत, लगभग 5160 वर्ष के आसपास निकलता है। तो यानी वो बीसीई की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि उस समय अगर सरस्वती सूख रही है तो उसके, यानी कि एक नदी के बनने और बिगड़ने में हजारों वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो वो जो भी डाटा कलेक्शन किया था वाकाड़कर ने, बकायदे उसका प्रमाणिक अध्ययन हुआ, सब निकल गया। इसमें हमने आपको नाम लिया था, इसरो ने भी काम किया इस पे, नासा ने भी लैंड इमेजरी ली, पानी की खोज की, वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इस पे काम किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस पे काम किया।
और वो सारा जो है प्रमाण के आधार पे उसको निकल करके आया, जिसके डाटा जो मौजूद है। तो वैज्ञानिक आधार तो है ही। जब आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो आप बहुत ज्यादा भाग के नहीं बोल सकते, आपको उन प्रमाणों पे जाना ही पड़ता है। सर प्रश्न एक ये भी उठता है कि एक नवीन प्रश्न ये भी उठता है, ठीक है कि इतिहास लेखकों ने भी कार्य किया, पुरातत्वविदों ने भी कार्य किया, एक कार्य होता है कि सरकार भी करती है अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के गौरव को बचाने के लिए या फिर उसको संग्रहित और संरक्षित करने के लिए वह कार्य भी करती है और इतिहासकार के माध्यम से करवाती भी है। वर्तमान समय में भारत की सरकार यदि हम कहें तो इस क्षेत्र में हम सरस्वती नदी या घाटी जो भी हम इसमें शब्द या टर्म यूज करें, उसमें वर्तमान सरकार किस हद तक कार्य कर रही है, सबसे पहला प्रश्न ये है। इसके साथ ही साथ जो कार्य अगर कर भी रही है तो उसमें इतिहास लेखकों और पुरातत्वविदों का कितना सहयोग और सरकार इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की अपेक्षा पे कितना खरी भी उतर गई है, या फिर राष्ट्रीय गौरव के लिए सरस्वती नदी हमारा एक हमारा गौरव का सिंबल है, प्रतीक है, तो उसके सरकार क्या कर रही है इस समय? मैं एक बात इसी के आधार में बता दूं कृपाल जी कि जो हमारे राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी। उन्होंने भी सरस्वती नदी की यात्रा की थी, आदि बद्री पहुंचे थे, उन्होंने स्वीकार किया था सरस्वती नदी को, उन्होंने अपनी नोटिंग भी दी थी। देखिए सरकारी प्रश्न अलग होते हैं, एक आप अभी तक विद्वता की बात करते करते आप राजनीति में आ गए, तो सरकारें अपने हिसाब से ही चलती हैं, सरकार सरकार होती है। लेकिन बावजूद उसके हरियाणा में काम हुआ, बकायदे सरस्वती का एक ट्रस्ट बनाया गया, सरकार ने उसके थ्रू काम भी कराया, और विद्वान जब आगे बढ़ते हैं तो सरकार उसका सहयोग करती है, ठीक है। और जब सरकार आगे बढ़ती है तो विद्वान जो है उस पर मेहनत करते हैं, विद्वान अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से मेहनत कर रही होगी। मुझे लगता है कि दोनों का जब अच्छा समायोजन होगा तो सरस्वती जो अपने उसी रूप में आएगी जिस रूप में थी, और अच्छा इससे फायदा ही होना है सभी को, सरकारें भी काम करेंगी, सभी चीजें पॉजिटिव हैं तो हो सकता है कि ये भी रास्ता निकलेगा ही, आपकी चिंता भी जो है वो, हमारी चिंता भी जो है वो दूर होगी। लेकिन हरियाणा ने इस पे काम किया है जहां तक मैं जान पाया हूँ, तो ये नहीं सर, हमें भी एक है कि शीघ्र ही हम हमारे जो गौरव का प्रतीक है उसको हम पुनः अपने गौरव को पुनः प्राप्त करें, और जो एक षड्यंत्र के द्वारा या फिर हम कहें कि अव्यवस्थाओं के द्वारा या फिर हम कहें कि लेखन में, इतिहास लेखन में एक अव्यवस्था के द्वारा जिस प्रकार से उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया, हम चाहते हैं उसको पुनः मिलना चाहिए। अब साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी साथ में खड़ा होता है कि अगर हम इससे थोड़ा सा अगर घटे हुए आपसे पूछे कि वर्तमान समय में आपका और क्या कार्य चल रहा है, फिर किस विषय पर कार्य चल रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जिससे कि वो आपसे जुड़े या फिर उनको कहीं भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो और इतिहास में जो नवीन कार्य चल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है कि इतिहासकार एक अपने में संपूर्ण नहीं होता, लेकिन वो जिसमें हाथ डालता है उसको पूरा भी करता है। जी तो बिल्कुल। ये है, तो जहाँ एक और हम खुदाई कर रहे हैं वहाँ दूसरी और हम मॉडर्न हिस्ट्री में, अभी हमने एक विषय जो मैं जिस फेलो के नाते मैं इसमें नेहरू मेमोरियल में हूँ, अगर मैं उसकी बात करूँ वर्तमान में, तो मैं के.एम. मुंशी पे काम कर रहा हूँ, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। जी। भारतीय विद्या भवन का नाम सब जानते होंगे, जी। इतिहास के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है जिसकी स्थापना हुई थी। हम भारतीय संविधान को जानते हैं, लेकिन अगर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के विषय में बात करें तो सबसे अधिक ड्राफ्ट कमेटियों में कोई एक व्यक्ति रहा तो उसका नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। जी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी वो व्यक्तित्व थे जो कांग्रेस में भी रहे, जो गांधी के अनुयायी भी रहे, जिन्होंने गांधी के सामने अपना विरोध ही प्रकट किया, जो नेहरू के साथ भी काम किया, नेहरू के विरोध में भी उन्होंने जहां गलत था वहां गलत। हमने अगर हम के.एम. मुंशी की बात करें तो जैसे थे वो वैसे ही प्रेजेंट करते थे, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। एक समय वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के नाते भी रहे, अध्यक्षता भी की उन्होंने। तो अच्छा। उनका और भाषा को लेकर के उन्होंने कहा कि मातृभाषा पहले आनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी, इन्हें सबका उन्होंने पैरोकारी की और बहुत सारे साहित्यों की रचना की राजनीतिक जीवन में होते हुए भी। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो सामने नहीं आ पाया। और अभी आप पहले जो इसके पहले आपने क्वेश्चन पूछा सरकारें क्या कर रही है, तो धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को कि कम से कम उन हीरोज को ढूंढ रही है जिनका कंट्रीब्यूशन बड़ा है लेकिन इतिहास में नाम नहीं हुआ। तो के.एम. मुंशी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व है उतना उनको स्थान भारतीय इतिहास में नहीं मिला। शायद यही कारण था कि सरस्वती के बाद अगर मैंने फिर चुना इतिहास को पढ़ते हुए
तो मैंने के.एम. मुंशी को चुना, क्योंकि के.एम. मुंशी ने एक लाइन बोली थी कि भारत का इतिहास भारतीयों के द्वारा भारत के लिए लिखा जाना चाहिए, परमाणु के। और उन्होंने एक ऐसी संस्था का भी उन्होंने वो स्थापना की जिसके अध्यक्ष रहे थे। तो ये बात मुझे क्लिक की कि एक व्यक्ति जो सब कुछ है, लेकिन उसको ये समझ है कि भारत का इतिहास कैसा होना चाहिए, भारत के लोग कैसे होने चाहिए, भारत की भाषा क्या होनी चाहिए, इस पे जो है वो जो व्यक्ति इतना वो है विचार मग्न है या जो चाहता है करना, तो उसको जो है वो सबके सामने, उनके विचारों को सबके सामने लाना जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने के.एम. मुंशी का विषय चुना और उस पे मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। देखते हैं कि कितना हम उसका उनके जीवन का अर्थ निकाल पाते हैं। निश्चित ही सर, जैसे कि आपका पूर्व में भी विषय सरस्वती नदी रहा और वर्तमान में के.एम. मुंशी, मतलब ऐसे विषय आपने उठाए जो लोगों की पहुंच से दूर या फिर कहें लोग जिनसे ज्यादातर अनभिज्ञ है। उस तरीके से हमारा चैनल भी हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियंस इसी प्रकार से, जब हमारा टैगलाइन भी कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कि हम कहते हैं, उसमें भी भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अनछुए पहलुओं को छूना यह हमारे चैनल का एक मुख्य लक्ष्य है। तो सर, अगर हम आपसे अंतिम सवाल पूछे अपने चैनल से संबंधित, या फिर हम कहें कि आपको हमारा चैनल किस प्रकार आपने देखा है, तो आप उस पे हमारे चैनल के दो शब्द किस प्रकार से वर्णन करेंगे हमारे चैनल की? जैसे कि आपने कहा कि आपका विषय भी पहले भारत में, या फिर हम कहें सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, या फिर हम कहें कि उसके बाद के.एम. मुंशी, आपने ऐसे ऐसे विषयों को अपने शोध में उठाया और आप कर भी गए वर्तमान में ऐसे विषयों पे शोध जो भारतीय जनमानस से, या फिर हम कहें भारतीय जनमानस जिससे अनभिज्ञ था, उस तरीके से हमारा भी चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ऐसे अनभिज्ञ भारतीय इतिहास और संस्कृति के ऐसे अनभिज्ञ घटनाओं, ऐसे व्यक्तित्व को सबके सामने गए जिससे लोग अभी तक नहीं जानते हैं, और जिसमें हमारा चैनल भी इसी दिशा की तरफ कार्य कर रहा है। प्रश्न सर अब अंतिम में ये उठता है कि आप पिछले कई समय से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियन से, जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए कार्य कर रहा है, या फिर हम कहें जो उसको सम्मान नहीं मिल पाया उसके लिए पुनः कार्य कर रहा है। तो हमारे चैनल की अगर आप दो शब्द कहना चाहेंगे तो आपके क्या रहेंगे? हम किस करते हैं, उसके ऊपर शोध करते हैं, ढूंढते हैं उस बारे में जो हमारी देती है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ। जो आप कार्य कर रहे हैं, अगर मैं आपके चैनल और आपके कार्य के विषय में, जो जीवित इतिहासकार हैं, अगर उनकी बातों को आज रिकॉर्ड कर लिया गया, उनके विषय में आज ही एक प्राइमरी सोर्स तैयार कर लिया गया, तो अगर के.एम. मुंशी की रिकॉर्डिंग इसी तरह की होती उनके जीवन पर, क्योंकि उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं अपने जीवन पे, तो मेरे लिए और सुविधा होती काम उनके लिए। कर रहे हैं प्राइमरी सोर्स, इसको हम लोग बाद में प्रयोग करेंगे बच्चे। तो ये महती कार्य है, और इसके नाते जो इतिहास जो कहीं न कहीं दबा है या कहीं छूट गया है या फिर कहीं सामने उद्घाटित पूरी तरह से नहीं हो पाया है, उसको कार्य करने का जो आपने बीड़ा उठाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आपके चैनल को और आप पूरी इसीलिए बधाई दे रहा हूँ। नए इतिहास को हम पुराने तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सीनियर हिस्टोरियंस हैं उनको भी जो जीवित हैं उन पे भी आप कार्य करें, क्योंकि वो चले जाएंगे तो फिर वो चीजें मिलेंगी नहीं। अपने जीवन में यही देखा कि जब हम बड़े विद्वानों के साथ बैठे हैं तो 1 घंटे में उन 100 पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त हुआ है जो हम पढ़ करके भी नहीं पा सकते। आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जो आप लोगों को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है, और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दोनों आपको और आपके चैनल को मैं दे रहा हूँ। निश्चित ही सर, हम कहते हैं कि आज हमारे समाज में जितने भी वर्तमान समय में जीवित इतिहासकार हैं, वो स्वयं में अपने आप में एक व्यक्ति या व्यक्तित्व ना होकर स्वयं में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट या फिर हम कहें विश्वविद्यालय जितनी एक समझ और हम कहते हैं ज्ञान रखते हैं, और वर्तमान पीढ़ी को उनसे सीखना भी चाहिए, जिससे कि हम, ये सच बात है कि एक वो भी हमारे इतिहास लेखक और पुरातत्वविद भी हमारे एक विरासत के रूप में है, जिनको हम ये तो कह नहीं सकते कि हम जिनको
लॉन्ग लाइफ टाइम तक बचा के रख सकते हैं, क्योंकि ये भी सच है कि अगर उनके ज्ञान को या फिर उनकी हम खोज को अपने तक या फिर नहीं रख सकते हैं, या फिर हम कहें सब तक पहुंचा सके, या फिर उनकी पहचान को सब तक पहुंचाएंगे, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आने के लिए और अपना एक अमूल्य ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, जिस पे अभी तक इतना कार्य हुआ या फिर नहीं भी हुआ, तो मतलब दर्शकों को इतना ज्ञान नहीं है सरस्वती, ये भी सत्य है, या आप भी स्वीकार करते हैं, तभी आपने इस विषय पे कार्य भी किया। और जो नवीन खोजें आपने अपनी बताई, या फिर किसी कैसे उसके साहित्यिक एविडेंस, या फिर हम कहें कि उसके साइंटिफिक एविडेंस आपने हमारे सामने रखे, और किस तरीके से आपने उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, और किस तरीके से अपने रिसर्च वर्क को हमारे साथ डिस्क्राइब किया, फिर एक्सप्लेन किया, उसके लिए हमारा पूरा चैनल, वो हमारे दर्शक जो भी इतिहास प्रेमी और कई विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो हमारे इतिहास लेखक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रिसर्च स्कॉलर और हिस्ट्री लवर्स जुड़े हुए हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपका एक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित ही हम आपके साथ और विभिन्न विषयों पर समय समय पर जुड़ते रहेंगे। इसके लिए सर हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद कृपाल, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।